नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों का एग्जाम है अगले महीने में। जो भाई क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो फील्ड वर्कर जिसे बोला जा रहा है, उसका एग्जाम होने वाला है अगले महीने में। तो उसका क्लासेस में लगातार आप लोगों का 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, उससे भाई एक भी प्रश्न आगे आपको बाहर से नहीं आने वाला। जो भी प्रश्न रहेगा वहीं से रहने वाला है, जिसको भाई मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। और पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज हम जो बात करने वाले हैं, आपके सिलेबस के अनुसार मेरा भाई सारा जो रहता है आपका कंटेंट वो पूरा सिलेबस पे ही रहता है। जो भी सिलेबस आपका है तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्षितिज भाग 2 का। यहीं से आपका भाई मेरिट बनने वाला है, इस एग्जाम से आपका मेरिट बनेगा। पहला पेपर तो आपका पता है कि आपका क्वालिफाइंग होने वाला है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका भाई मेरिट बनेगा। तो पहले मैंने पिछले 2 क्लास जो लिए हैं वो पेपर 2 का लिए हैं, और एक क्लास है पेपर 1 का। तो कुल पेपर 3 हो गए हैं यहाँ पे, मतलब कि तो कुल यहाँ पे 3 क्लासेस चल गए हैं। तो अब हम पेपर 2 का जो अगला भाई तीसरा भाई जो पार्ट होने वाला है आपका, मैं वहाँ से क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूँ। जो आज की भाई जो सिलेबस के अनुसार जो है तीसरी क्लास, वो यहाँ पे ये होने वाली है क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड देव। जो भाई देव हैं जो यहाँ पे लेखक, उनका जो भाई ये होने वाला है, उसी से हम लेकर के आए हैं। तो पूरा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मेरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता। और यहाँ से आपका भाई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सभी यहीं से आने वाले हैं। आप लोग चाहो तो अपना भाई उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम देकर आए होंगे जो अभ्यर्थी, वो चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आपको भाई पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होगा पायनी नुपुर, जो है पायनी नुपुर सवैया पर आधारित प्रश्न जो है आपका यहाँ पे होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि पायनी नुपुर मंजू बजाएं पंक्ति में मंजू शब्द का क्या अर्थ है। मंजू शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, भारी, सुंदर, धीमा, तेज। तो इसका आंसर होगा सुंदर। मंजू का मतलब यहाँ पे हो रहा है सुंदर, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है सवैया में श्री कृष्ण के पैरों में क्या बजने की बात कही गई है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि सवैया में श्री कृष्ण के पैरों में क्या बजने की बात कही गई है। घुंघरू, पायल, कड़ा या पाजेब। तो यहाँ पे बोला जा रहा है घुंघरू, जिसे यहाँ पे नुपुर बोला जा रहा है, ठीक है। आपको नुपुर भी बोलेगा तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, घुंघरू को यहाँ पे नुपुर बोला जा रहा है। आते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि कंठी किंकिनी कै धुनि की मधुराई। इसमें क्या है कि किंकिनी का क्या अर्थ है, ठीक है। तो किंकिनी का यहाँ पे अर्थ जो होने वाला है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, गले का हार, कमर की करधनी, और हाथ का कंगन, और पैरों की पिछिया। तो इसका आंसर होगा किंकिनी। किंकिनी का मतलब हुआ कमर की करधनी, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इससे बाहर आएंगे ही नहीं, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। मैं पूरा सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ के जाओगे, देखना आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि आप जो पढ़ा रहा हूँ उसे भाई लेकिन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं और 4 क्लास देख रहे हो, आपका कन्फ्यूजन में रहोगे, कुछ और पढ़ रहे होगे, तो ये आपकी गलती है। लेकिन मैं पूरा सिलेबस यहाँ पे देखो अच्छे से करा रहा हूँ अभी। तो इसका आंसर होगा कमर की करधनी। किंकिनी का अर्थ है कमर की करधनी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो श्वेत वस्त्र, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र, नीला वस्त्र। इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको क्या बोलना है, पीला वस्त्र, ठीक है। जो सांवला शरीर है श्री कृष्ण का, उस पे पीला वस्त्र यानी कि पीला वट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही इन पे सुशोभित हो रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिय हुलसय बनमाल सुहाई। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में बनमाल कहाँ सुशोभित हो रहा है, ठीक है। तो बनमाल जो है यहाँ पे कहाँ हो रहा है, हृदय में, ठीक है, हृदय पर, मतलब कि गले पर। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, श्री कृष्ण के मस्तक पर क्या सुशोभित है। श्री कृष्ण जो है उनके मस्तक पर क्या है, मुकुट है, पगड़ी है, चंदन है या छत्र है। भाई श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट, जिसे किरीट भी बोला जाता है, ठीक है। तो मुकुट जो है वो सुशोभित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। श्री कृष्ण के नेत्र कैसे बताए गए हैं, छोटे और चंचल, बड़े और चंचल, उदास और गंभीर, बंद और ध्यान मग्न। तो
जो श्री कृष्ण हैं उनके नेत्र को बताया गया है यहाँ पे बड़े और चंचल, यानी कि दृग और दृग चंचल। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे रूपक अलंकार होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर होगा ख। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है मुखचंद जुन्हाई में जुन्हाई का क्या अर्थ है, देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि मुखचंद जुन्हाई में जुन्हाई का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे भाई 1 बाय 1 करके ऑप्शन अगर पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कि अगर जो भाई अगर यहाँ सामने वीडियो देख भी नहीं रहे हैं, बगल में रख के सुन भी रहे होंगे, तो उन लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो मैं सीधे इसका आंसर बोलते जाऊँगा जो कि आपको दिमाग में घुस भी जाएगा। ठीक है, तो मुखचंद जुन्हाई में जुन्हाई का क्या अर्थ है, तो मुखचंद जुन्हाई जो है उसमें जुन्हाई का अर्थ है चांदनी। आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, ध्यान देना, जुन्हाई का अर्थ चांदनी। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कवि देव के जो है कवि देव, तो कवि देव ने जग मंदिर दीपक किसे कहा है। ठीक है, जग मंदिर दीपक श्री ब्रजदुल्लभ यानी कि कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, कवि देव किसे बोले हैं, जग मंदिर दीपक श्री कृष्ण को, जिसे बोला जाएगा श्री ब्रजदुल्लभ। अगले प्रश्न पे आते हैं, श्री ब्रजदुल्लभ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये भाई श्री कृष्ण के लिए होता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो पूछा था कि कवि देव जग मंदिर दीपक, ये श्री कृष्ण के लिए जब होता है तो श्री ब्रजदुल्लभ जो है वो भी यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए ही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, देव कवि श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो देव जो कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण से यहाँ पे सदा सहाय बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसका ख आंसर होगा। देव कवि क्या कर रहे हैं प्रार्थना, सदा सहाय बने रहने की। अगले प्रश्न पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सवैया छंद में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है, तो जो छवैया छंद है सवैया छंद, तो सवैया छंद में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे श्रृंगार रस है। आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर में है, कटी किंकिनी कै में कौन सा अलंकार है, कटी किंकिनी कै, तो कटी किंकिनी कै में यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पे, हिय हुलसय, इसमें कौन सा अलंकार है, हिय हुलसय में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, हिय हुलसय में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जो भाई यहाँ पे देखो भाग 2 में डार द्रुम पलना जो ये होने वाला है, इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पलव के, इसमें जो है किस ऋतु का वर्णन होने वाला है, तो इसमें यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन होगा। ठीक है, कौन सी ऋतु का, बसंत ऋतु का। अगर आप लोगों को पता है जो क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। कविदेव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है, तो जो कविदेव हैं उन्होंने एक नवजात राजा के बालक के रूप में बसंत को यहाँ पर चित्रित किए हैं। ठीक है, किसके रूप में, एक नवजात राजा के बालक के रूप में। अगले प्रश्न पे आते हैं, बसंत रूपी शिशु के लिए पालना क्या है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, बसंत रूपी शिशु के लिए पालना क्या है, तो बसंत ऋतु शिशु के लिए पालना पेड़ों की डालियाँ यानी कि द्रुमडार जिसे बोला जाएगा उसमें। ठीक है, पेड़ों की डालियाँ हैं बसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ों की डालियाँ। अगले प्रश्न पे आते हैं, बसंत रूपी शिशु के लिए बिछौना यानी कि जिसे भाई बेडशीट बोलेंगे। ठीक है, बिछौना क्या है, तो बिछौना जो है वो नए पत्ते हैं, नौ पल्लव यानी कि नए पत्ते। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है 20 नंबर, बसंत रूपी बालक के लिए वस्त्र या झबला क्या है, वस्त्र या फिर झबला क्या है, फूलों का झबला है। ठीक है भाई, याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न होने वाला है, सोहै तन छवि भारी दय, इसमें जो है तन की शोभा कौन बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे तन है उसकी शोभा फूलों का ढीला ढाला वस्त्र, ठीक है, जिसे झिंगुला बोला जा रहा है, वो है जो शोभा बढ़ा रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पे, बसंत रूपी बालक के पालने को कौन झुलाता है, तो बसंत रूपी बालक के पालने को यहाँ पर भाई जो हवा है वो झुलाता है। ठीक है,
आते हैं अगले प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, केकी कीर बतावे देव। पंक्ति में केकी और कीर का क्रमशः क्या अर्थ है? केकी और कीर यानी कि मोर और तोता। ठीक है, ध्यान देना, यही रट लो, केकी और कीर इसका मतलब है मोर और तोता। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। मोर और तोता बालक जो है बसंत से क्या करते हैं? मोर और तोता बालक बसंत से क्या करते हैं? तो जो मोर और तोता है वो बालक बसंत से बातें करते हैं और बहलाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। इसमें कर तारी का क्या अर्थ है? कर तारी का मतलब है ताली बजाना। ठीक है, क्या है? ताली बजाना। कोयल बालक बसंत को खुश करने के लिए क्या करती है? कोयल जो है वो बालक बसंत को खुश करने के लिए गाना गाती है और ताली बजाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून। यहाँ पे राई नून से क्या किया जाता है? तो राई नून जो है उससे नज़र उतारी जा रही है। ठीक है, ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। बालक बसंत की नज़र उतारने वाली कंजकली नायिका कौन है? ठीक है, बालक बसंत की नज़र उतारने वाली कंजकली नायिका कौन है? तो वो है कमल की कली रूपी नायिका। ठीक है, अब 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि कंजकली नायिका सिर पर क्या तानकर नज़र उतार रही है? तो वो सिर पर लताओं की साड़ी तानकर नज़र उतार रही है। अगला प्रश्न जो है वो होने वाला है 30 नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदन महीप जू को बालक बसंत। इसमें पंक्ति में मदन महीप किसे कहा गया है? तो मदन महीप का मतलब है कामदेव को। ठीक है, वही है मदन महीप। अगला प्रश्न है, बसंत जो बालक बसंत है, बालक बसंत को सुबह सुबह कौन जगाता है? तो भाई सुबह सुबह कौन जगाएगा? चुटकी बजाकर गुलाब यहाँ पे। ठीक है, तो बालक बसंत को यहाँ पे सुबह सुबह चुटकी बजाकर गुलाब है वो जगाता है। गुलाब चटकारी दे में चटकारी का क्या अर्थ है? चटकारी का अर्थ है चुटकी बजाना। ओके, क्या है चटकारी का अर्थ? चुटकी बजाना। डार द्रुम पलना कविता में प्रकृति का किस रूप में वर्णन है? डार दूर पलना में यहाँ पे कविता का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है उसमें मानवीकरण रूप में। ठीक है, यहाँ पे कविता की प्रकृति किस रूप में है? मानवीकरण रूप में। अब भाई यहाँ पे देखो भाग 3 इसमें आता है कि फटीक सिलानी, जो कि है यहाँ पे पूर्णिमा की रात। तो इसी पे आधारित आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया है फटीक सिलानी 100 सुधानियों सुधा मंदिर। इसमें फटीक शब्द का क्या अर्थ है? तो फटीक शब्द का अर्थ है यहाँ पे भाई क्रिस्टल। ठीक है, क्या है? क्रिस्टल। फटीक का मतलब स्फटिक यहाँ पे लिखा गया है। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुधा मंदिर का निर्माण किससे भाई हुआ प्रतीत होता है? जो सुधा मंदिर है चांदनी और स्फटिक की शिलाओं से। ठीक है, फटीक की शिलाओं से। अगला प्रश्न जो है, उदधी दधी को 100 अधिकाय उमंगे अमंग। उमंगे अमंग इसमें किसमें उभार जो है दिखाई दे रही है? ठीक है, इसमें उभार दिखाई दे रही है वो पूछा जा रहा है। तो दही के समुद्र जैसी फैली चांदनी में, जो इसका भाई जो क आंसर है वही होने वाला है, दही के समुद्र जैसी फैली चांदनी में। अगला प्रश्न जो होने वाला है, अमंद शब्द का क्या अर्थ है? तो अमंद जो शब्द है उसका अर्थ है जो धीमा न हो यानी कि तीव्र। ठीक है, जो धीमा न हो वो तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, आकाश रूपी आंगन में फर्श पर क्या फैला हुआ प्रतीत होता है? तो आकाश रूपी आंगन में फर्श पर जो फैला हुआ है वो दूध का फेन जैसा प्रकाश वही फैला हुआ है। ठीक है, वैसा ही प्रतीत होता है, दूध का फेन जैसा प्रकाश। अगला प्रश्न होने वाला है, भीतर ते बाहर लौ भीति न दिख देव। इस पंक्ति में भीति का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति में भीति का अर्थ है दीवार। ठीक है, भीति का अर्थ है दीवार। अगला प्रश्न जो होने वाला है वो होगा 40 नंबर, तारासी तरुणी तामे ठाढ़ी और झिलमिली होती। तारासी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती। इसमें तारासी तरुणी किसे कहा गया है? तो तारासी तरुणी बोला गया है आसमान के तारों को युवतियों जैसा। ठीक है,
अगला प्रश्न होने वाला है, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, इसमें मल्लिका क्या है? तो मल्लिका जो है वो सफ़ेद रंग का एक सुगंधित फूल होने वाला है। ठीक है, कल मल्लिका क्या है? सफ़ेद रंग का एक सुगंधित फूल। अगला प्रश्न है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगाए में आरसी का क्या अर्थ है? तो आरसी का जो अर्थ है वो होने वाला है दर्पण या शीशा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, आकाश को दर्पण जैसा क्यों कहा गया है? तो जो आकाश है उसको दर्पण जैसा कहा गया है क्योंकि पूर्णिमा की चांदनी के कारण वह स्वच्छ और उज्ज्वल है। अगला प्रश्न होने वाला है 44, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, पंक्ति में चंद्रमा को क्या बताया गया है? तो यहाँ पे चंद्रमा को राधा की परछाई या प्रतिबिंब बताई गई है। अगला जो प्रश्न होने वाला है वो है कि कवि परिचय एवं सामान्य प्रश्न। तो ये जो कवि हैं उनका परिचय यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देव कवि हैं किस काल युग के प्रमुख कवि हैं? तो देव हैं वो रीतिकाल के हैं। ठीक है, कौन से काल के? देव जो कवि हैं वो रीतिकाल के हैं। अगला प्रश्न है, कवि देव का पूरा नाम क्या है? कवि देव जो हैं उनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, क्या नाम है? देवदत्त द्विवेदी। कवि देव का जन्म कहाँ हुआ है? तो जो कवि देव हैं उनका जन्म हुआ है इटावा। इटावा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इटावा में हुआ है कवि देव का जन्म। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कवियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रीतिकाल में कवियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रीतिकाल में कवियों का मुख्य कार्य होता है राजाओं या आश्रयदाताओं की प्रशंसा और रचनाएं करना। क्या होता है? राजाओं या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा और रचनाएं करना। देव की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है? तो जो देव हैं उनमें भाई ब्रज भाषा की यहाँ पे हुई है। ठीक है, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है 50 नंबर। यहाँ पे पूछा गया है, डार द्रुम पलना और फटीक सिलानी छंदों के जो प्रकार हैं क्रमशः क्या हैं? तो ये जो है सवैया और कवित हैं। क्या है? सवैया और कवित। तो कुल मिलाकर के आज के डेट में आपका मैंने 50 क्वेश्चन को करा दिया है, जिससे मैं यूट्यूब पे भाई आप लोगों के पास दिखा दिया, अपलोड कर दिया। आप लोग कंजूसी करो, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई बात नहीं, मेरा जो फर्ज बनता है मैं वो कर रहा हूँ। आपको क्लासेस देखो भाई, लगातार डेली दे रहा हूँ, हिंदी का लगातार आपका चल रहा है। अब मुझे भाई लगेगा कि आप लोग भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो भाई कोई बात नहीं, आपको जहाँ से पढ़ना है जाइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ। मैं भाई कोशिश करता हूँ कि आपका एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ला रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आप एग्जाम देकर आओगे तब भी आप मिला कर देख लेना, और मैं तो मिला भी दूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, इसीलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मुझसे बात करनी हो फेसबुक इंस्टाग्राम पर लिंक दिया गया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपकी चल रही है। चलिए आते हैं एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।